सिंधु नदी के मैदानों में अब युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। गांवों के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे थे। व्यापारी अपने माल को छिपा रहे थे, किलों के द्वार मजबूत किए जा रहे थे और सैनिक दिन रात अभ्यास में लगे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो पूरी धरती जानती हो कि आने वाले कुछ दिनों में इतिहास बदलने वाला है। राजा दाहिर ने अपने विश्वस्त सरदारों को अंतिम आदेश दिए। राज्य के विभिन्न भागों से आए योद्धा उनकी सेना में शामिल हो चुके थे। राजपूत, घुड़सवार, पैदल सैनिक, धनुर्धर और विशाल युद्ध हाथी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उस समय भारतीय युद्ध प्रणाली में हाथियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उनका उद्देश्य केवल शत्रु की पंक्तियों को तोड़ना नहीं, बल्कि उसके मनोबल को भी कमजोर करना था। राजा दाहिर स्वयं भी युद्ध भूमि में उतरने वाले शासकों में विश्वास रखते थे। वे उन राजाओं में से नहीं थे जो महलों से युद्ध का संचालन करें। उनके लिए अपने सैनिकों के बीच रहकर लड़ना ही सच्चा नेतृत्व था। दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम भी अपनी सेना को अंतिम रूप दे रहा था। उसने अपने अनुभवी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि युद्ध में अनुशासन किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटना चाहिए। घुड़सवारों को तेजी से आक्रमण और पीछे हटने का अभ्यास कराया गया। तीरंदाजों को अग्रिम पंक्ति के पीछे तैनात किया गया और घेराबंदी के उपकरण पीछे सुरक्षित रखे गए, क्योंकि अब निर्णायक संघर्ष खुले मैदान में होना था। उसके सैनिक फारस, इराक और सीरिया जैसे अनेक युद्ध क्षेत्रों का अनुभव लेकर आए थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सेनाओं का सामना किया था, लेकिन भारतीय हाथियों और विशाल पैदल सेना से होने वाला यह युद्ध उनके लिए भी एक अलग चुनौती था। दोनों पक्ष एक दूसरे की शक्ति को कम करके नहीं आंक रहे थे। यही कारण था कि दोनों सेनाएं सावधानी के साथ आगे बढ़ रही थीं। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, छोटे छोटे टकराव भी होने लगे। अग्रिम चौकियां एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। टोह लेने वाले सैनिक लगातार सूचनाएं ला रहे थे। किस दिशा से हमला हो सकता है, कहां नदी पार की जा सकती है, किस मार्ग से रसद पहुंच रही है। हर सूचना अब अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी थी। युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि जानकारी से भी जीता जाता है, और दोनों पक्ष यह बात अच्छी तरह समझते थे। राजा दाहिर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने राज्य की रक्षा करना, जबकि मोहम्मद बिन कासिम का लक्ष्य था निर्णायक विजय प्राप्त कर पूरे अभियान को सफल बनाना। यदि वह यहां पराजित होता तो उमैयद साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार रुक सकता था। यदि राजा दाहिर हारते तो सिंध का भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। इसलिए इस युद्ध का महत्व केवल दो सेनाओं तक सीमित नहीं था। इसके परिणाम पर व्यापारिक मार्गों, राजनीतिक संतुलन और भविष्य की सैन्य योजनाओं का प्रभाव भी निर्भर था। रात के अंधेरे में दोनों सेनाओं के शिविरों में अलग अलग दृश्य दिखाई देते थे। कहीं सैनिक अपने हथियारों को अंतिम बार तेज कर रहे थे, कहीं घोड़ों को विश्राम दिया जा रहा था, कहीं युद्ध हाथियों को सजाया जा रहा था, और कहीं सेनापति अपने अधिकारियों के साथ नक्शों और मार्गों पर चर्चा कर रहे थे। किसी को यह नहीं पता था कि अगली सुबह कौन जीवित रहेगा और कौन इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। सिंध की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर था अपने राज्य की रक्षा के लिए संकल्पित राजा दाहिर, और दूसरी ओर उमैयद खिलाफत का युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जिसने अपने अभियान को अधूरा छोड़ने की कल्पना भी नहीं की थी। सूर्योदय के साथ रणभेरी बजने वाली थी, धूल से आकाश भरने वाला था, और तलवारों की टकराहट आने वाली सदियों तक इतिहासकारों की लेखनी का विषय बनने वाली थी। अब वह क्षण आ चुका था जब निर्णय शब्दों से नहीं, बल्कि रणभूमि में होने वाला था। 712 ईस्वी में दोनों सेनाएं अंततः सिंधु नदी के निकट आमने सामने आ गईं। अधिकांश ऐतिहासिक स्रोत इस निर्णायक संघर्ष को अरोर या उसके आसपास के क्षेत्र से जोड़ते हैं। राजा दाहिर ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं संभाला। वे अपने विशाल युद्ध हाथी पर सवार थे, जो उस समय भारतीय शासकों की शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता था। उनके साथ घुड़सवार,
पैदल सैनिक, धनुर्धर और हाथियों की टुकड़ियां युद्ध के लिए तैयार थीं। दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना को कई भागों में व्यवस्थित किया। अग्रिम पंक्ति में तीरंदाज और पैदल सैनिक थे, जबकि घुड़सवार दलों को दोनों किनारों पर तैनात किया गया ताकि अवसर मिलते ही वे तेजी से हमला कर सकें। युद्ध प्रारंभ होते ही दोनों पक्षों के तीरंदाज सक्रिय हो गए। कुछ ही समय में मैदान तीरों से भर गया। इसके बाद पैदल सेनाएं आमने सामने आ गईं और भीषण संघर्ष शुरू हो गया। भारतीय सेना के युद्ध हाथियों ने आगे बढ़कर अरब पंक्तियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हाथियों का विशाल आकार और उनकी गति किसी भी सेना के लिए चुनौती थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने घुड़सवारों को सीधे हाथियों से भिड़ने के बजाय उनकी गति रोकने और किनारों से आक्रमण करने का निर्देश दिया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा और किसी भी पक्ष को स्पष्ट बढ़त नहीं मिल रही थी। दोनों सेनाओं ने भारी साहस का प्रदर्शन किया। राजा दाहिर स्वयं अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे थे और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम लगातार युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहा था और परिस्थितियों के अनुसार अपने अधिकारियों को नए आदेश दे रहा था। धीरे धीरे युद्ध की दिशा बदलनी शुरू हुई। अरब घुड़सवारों ने भारतीय सेना के कुछ भागों को अलग करने में सफलता प्राप्त की, जिससे सेना के विभिन्न हिस्सों के बीच समन्वय प्रभावित हुआ। इसी दौरान युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक आया। विभिन्न मध्यकालीन स्रोतों के अनुसार राजा दाहिर पर एक तीर या भाले का प्रहार हुआ, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भी उन्होंने युद्ध जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके निधन के साथ ही सिंध की सेना का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई सैनिक अंत तक लड़ते रहे, जबकि कुछ पीछे हटने लगे। युद्ध का संतुलन अब पूरी तरह मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में झुक चुका था। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध की संगठित प्रतिरोध क्षमता कमजोर पड़ गई। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं था कि पूरे क्षेत्र ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। अनेक नगरों और किलों ने अलग अलग समय पर प्रतिरोध जारी रखा। कुछ स्थानों पर समझौते हुए तो कुछ पर युद्ध के बाद नियंत्रण स्थापित किया गया। इस प्रकार सिंध पर अरब नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत होता गया, न कि केवल एक ही दिन में पूरे प्रदेश पर अधिकार स्थापित हो गया। राजा दाहिर की मृत्यु भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वे अपने राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अंतिम क्षण तक डटे रहे। दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी इस विजय के बाद सिंध के प्रमुख नगरों पर नियंत्रण स्थापित करने और प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उसने स्थानीय अधिकारियों, कर व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया ताकि नए अधिग्रहित क्षेत्र में स्थिर शासन स्थापित किया जा सके। लेकिन यह विजय जितनी बड़ी दिखाई देती थी, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी अपने साथ लेकर आई। सिंध पर अधिकार स्थापित करना एक बात थी, लेकिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीतना बिल्कुल अलग चुनौती थी। अरब सेना अब भारत की सीमा के भीतर थी, किंतु उसके सामने अभी भी अनेक शक्तिशाली राज्य मौजूद थे, जिनकी सैन्य क्षमता और संसाधन सिंध से कहीं अधिक थे। आने वाले वर्षों में यही वास्तविक परीक्षा बनने वाली थी, क्योंकि भारत का अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ था। वास्तव में वह अब शुरू हुआ था।